हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस कर रहे यूनिट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिए। आपको बुक पीडीएफ में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे बुक पीडीएफ आपको यूनिट वाइज रहेगी। आपको पूरी माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट की बाय ठाकुर पब्लिकेशन अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिट आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा कवर करती है डेटा को। हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस करा था बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया में कोकाई बेसिलाई दोनों को सेपरेटली डिस्कस करा था। कोकाई में ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई। बेसिलाई में ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था वायरस को, रोडेंट्स को और वेक्टर्स को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंगाई को और पैरासाइट्स को। आपका कोई भी डाउट हो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। हैंड रिटन नोट्स इसके मैंने नहीं थे तो मैंने नहीं शेयर करे हैं। बुक पीडीएफ थी वो मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। फंगाई, तो फंगाई अगर मैं बात करूँ तो ये आपके ग्रीक वर्ल्ड माइकेसिस से आते हैं, जिसका मतलब होता है मशरूम। माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं फंगाई की। फंगाई आपका सिंगुलर है, उसको हम लोग कहते हैं फंगस। फिर अगर मैं बात करूँ ये आपके डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशेंट होता है। फंगाई के आपको नाम भी पता होगा, जैसे कि पेनिसिलियम सबसे कॉमन है, राइजोपस, म्यूकर, पॉलीपोरस, अगराइकस, पीशिया, ये सारे आपके क्या है फंगाई हैं। अगर मैं बात करूँ कि कब ऑब्जर्व करी गई या सबसे पहले आपकी कब फंगाई थी, तो 19th सेंचुरी में सबसे पहले आपकी फंगाई पर्सिस्ट हुई थी। ये आपके बस ही एक फर्स्ट रिपोर्टेड थे जिन्होंने इन्फेक्शन करा था, जो इन्फेक्शन किससे हो रहा था? फंगस से हो रहा था। उसके बाद में उन्होंने स्टडीड करने के बाद में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से स्टडीज़ करके उन्होंने क्लियर करा कि फंगल इन्फेक्शन होता है। वो फंगल इन्फेक्शन आपका बेवेरिया बेसियाना से होता है। 1835 में इन्होंने बताया था। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी 1910 में। उस बुक का नाम था लेस टेकनेस। उस बुक में आपको कंप्रेसिव स्टडी मिली थी फंगाई की, साथ ही साथ वो फंगाई कैसे अफेक्ट कर रही है स्किन पे, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन थी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ रेमोंड की, तो रेमोंड आपके फादर हैं मेडिकल माइकोलॉजी के। इन्होंने डर्मोफाइटिक फंगाई को सबसे ज़्यादा फोकस करा था। फंगाई आपके नेचुरल सेप्रोफाइट्स हैं, ये आपके नेचुरल डिकम्पोजर्स की तरह वर्क करते हैं। आपकी इकोलॉजी में अगर आपने पढ़ा है तो इकोलॉजिकल सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है सेप्रोफाइट्स। ये आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। सबसे पहले आपको पता है इसका यूज़ फूड इंडस्ट्रीज़ में आपको मिलता है। फंगाई आपके बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं, जैसे पेनिसिलियम की अगर मैं बात करूँ तो उससे आपको एंटीबायोटिक मिलती है पेनिसिलिन। फिर आपका उसी टाइम पे जो फंगाई है बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज भी करती है। फंगाई आपकी एक ऐसी है जो आपके एनिमल प्लांट दोनों में एज अ होस्ट वर्क कर सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई। तो पहले पॉइंट में बताया फंगाई यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होती है। उनके वो कैसे हैं? यूकैरियोटिक सेल के हैं। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल ईस्ट। मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल प्रेजेंट होगा, मोर देन वन, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल रहेगा मशरूम। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एर्गोस्ट्रॉल। ये स्ट्रॉल जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है फंगाई के। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग एटीएस राइबोसोम कहते हैं। ये भी आपका फंगस की सेल में प्रेजेंट होता है। जो फंगाई की सेल है वॉल है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ये फंगाई कैसी होती है? नॉन मोटाइल होती है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होता ये खाना खुद से नहीं बना सकता है। क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस खुद से नहीं कर सकता है। इसमें
ये कैसे करता है, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स मतलब किसी और पे डिपेंडेंट है, कीमो मतलब केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इसमें मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ होता है एनर्जी के, इसमें वो आपका होता है कार्बन। फिर अगर मैं बात करूँ, जो फंगाई है वो ऑब्टेन करता है अपने न्यूट्रिएंट को, प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या करता है, वो इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये आपके एक इम्पॉर्टेंट फीचर आता है फंगाई का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फंगाई की, कि फंगाइज आपके आइदर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब कि ये अपने सिवा अपने दूसरे होस्ट पे रह सकते हैं, या फिर अनदर ऑर्गेनिज पे रह सकते हैं। साथ ही साथ ये पैरासाइट्स की तरह भी रहेंगे। पैरासाइट्स मतलब कि डेड मैटर पे भी ये रहेंगे, लिव करेंगे। उसके बाद में इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। ये ऑब्लिगेट एनारोबिक नहीं है। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। एसेक्सुअल में आपके आ जाते हैं बर्डिंग, स्पोर फ्रेगमेंटेशन की वजह से। एसेक्सुअल में सिर्फ एक पार्टनर होता है, सेक्सुअल में आपके दो पार्टनर होते हैं। सेक्सुअल में आपके 3 स्टेजेस होती हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। फिर अगर मैं बात करूँ 9th पॉइंट की करेक्टरिस्टिक्स में, ये आपको बताता है कि इसमें नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, इलोंगेशन होता है एक हाइफल टिप का। ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपको कहलाती है बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, हाइफी बनता है, जिसके बाद से उसमें ब्रेक डाउन होता है। फिर आपका आता है कि लास्ट पॉइंट आपका है 10th पॉइंट, ये स्टोर करता है फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मॉर्फोलॉजी में आपका पहला पॉइंट आता है ईस्ट का। तो ईस्ट क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका जो शेप और रेंज है ये स्फेरिकल है। इस स्फेरिकल के साथ में इसमें रिप्रोडक्शन अकर होता है, प्रोसेस बडिंग का। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें हमारे हाइफी लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं सीडो हाइफी। ईस्ट का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ईस्ट में सिंपल सा यूनिसेलुलर का स्ट्रक्चर रहता है। इसके फंगस सेल्स में आपके 2 हाइफी मिलेंगे, जम्प ट्यूब्स होती हैं, जिससे आपका सीडो हाइफी जम्प ट्यूब अलग अलग हो जाता है बडिंग टाइम पे। फिर एक आता है आपका ईस्ट लाइक फंगाई। ईस्ट लाइक फंगाई आपके कैसे होते हैं, ये सिमिलर होते हैं ईस्ट के, इसमें सीडो हाइफी की तरह। ये प्रोड्यूस करते हैं डॉटर सेल्स को, आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें सीडो हाइफी है। ये आपका है ईस्ट लाइक फंगाई। फिर आपका आता है मोल्ड को हम लोग कहते हैं फिलामेंटस फंगा। और मोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये थैलस मोल्ड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं हाइफी। ये ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है, और इसमें जो हाइफी मास होता है वो कलेक्टिवली उसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। सेप्टा डिवाइड करता है हाइफी को मल्टीपल सेल्स से। ये क्रॉस वॉल्स में प्रेजेंट होता है। माइसीलियम आपके 3 फॉर्म्स में होते हैं, जहाँ पे वो कल्चर मीडियम प्रेफर करते हैं। एक आपका है वेजिटेटिव माइसीलियम, ये पेनिट्रेट करता है सरफेस मीडिया का, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को, लेकिन ये प्रोड्यूस नहीं करता कोई भी स्पोर्स। जो आपका एरियल माइसीलियम है, ये आपका बियॉन्ड द सरफेस आकार के रहते हैं, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टाइल माइसीलियम में क्या होता है, ये अबव द सरफेस आपका प्रेजेंट होता है। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी बियर करते हैं, लाइक कोनेटिया। फिर आपके स्ट्रक्चरल यूनिट मोल्ड की क्या होती है, हाइफी होती है, और ये क्या है कि इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया था। हाइफी आइडेंटिफाई होती है सम स्पेशलाइज्ड अपीयरेंस स्ट्रक्चर पे। सबसे पहला आपका है स्पाइरल हाइफी, ये आपके स्पाइरल कॉइल्स में होते हैं। फिर आपका है पैक्टिनेट बॉडी, ये आपके शॉर्ट होते हैं, यूनिलेटरल प्रोजेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फेविक कैनेडिलियर का, ये आपके ग्रुप होते हैं हाइफिकल टिप्स का, ये कलेक्टिवली रिसेंबल होते हैं। फिर आपका आता है नोडुलर ऑर्गन, ये आपके नोडुलर इलार्जमेंट होता है माइसीलियम में। फिर आपका आता है रैक्वेट हाइफी, ये ई सेगमेंट हाइफी के शो करते हैं कंसिस्टेंट इनलार्जमेंट। फिर आपका आता है राइजोइड्स, ये आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वेजिटेटिव हाइफी में आता है। फिर आपका आता है लास्ट थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल्स, ये आपके मॉडिफाइड सिंगल सेल्स है हाइफी की, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं इटसेल्फ में। मेन आपका क्या है इसका टाइप्स हाइफी में स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर से एकदम सिंपल से समझ सकते हैं, जैसे स्पाइरल हाइफी आप देख सकते हैं कैसे स्पाइरल है। फिर
आपका पैक्टिनेट में कैसे आपने पढ़ा था कि किस तरीके से वो ओरिजिनेट करेगा। फिर फेविक में आपने कहा था कि एक ग्रुप होता है। नॉडलर में जो आपके नोट्स होते हैं उनका एनलार्जमेंट होता है। फिर रैकेट हाइफी में पढ़ा था कि आपके एनलार्जमेंट इसी से होता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था कि आपके जो हाइफीज़ हैं उनका राइजोइड्स में रहते हैं, तो कैसे आपके रूट लाइक के स्ट्रक्चर में रहेंगे, कैसे आपके थिक वॉल्ड में रहेंगे। तो ये है आपकी टाइप ऑफ हाइफी। फिर आपका मॉर्फोलॉजी में फोर्थ आता है डायमॉर्फिक फंगाई। तो ये क्या होता है, ये फंगाई आपके दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म के होते हैं और दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट सेटिंग्स के होते हैं, लेकिन ये ग्रो करते हैं मोल्ड पे और नेचुरल हैबिटेट पे। इसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के उससे करते हैं और ये रूम फर्टिलाइजर पे रहता है। जैसे कि इसमें ईस्ट का कल्चर करना। अब ईस्ट का कल्चर आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जाम्पल आएगा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। तो आप इसका डायग्राम देख रहे हैं, ईस्ट फॉर्म हो रहा है। इसमें सेप्टा हाइफी होता है, कोनिडिया है, ये माइसीलियन फॉर्म है, ये ईस्ट का फॉर्म है। ये आपकी है डायमॉर्फिक फंगाई। फिर अब हम पढ़ेंगे माइकोसिस। माइकोसिस क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स की सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये 5 टाइप्स की होती हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप एक बार में समझ आएंगे कि क्या होता है माइकोसिस। माइकोसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले है टाइप ऑफ माइकोसिस। फिर माइकोसिस में कौन सी उसकी मेन स्पेसिफिक है, फिर उसका कॉजेटिव फंगल एजेंट है। तो 5 टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सुपरफिशियल, ये आपके आउटर मोस्ट लेयर स्किन में होगी। फिर आपका आएगा क्यूटेनियस, ये आपकी स्किन में एपिडर्मिस होता है उसमें होगा। फिर सब क्यूटेनियस, ये आपके डर्मिस में होगा। फिर आपका आता है सिस्टमिक। सिस्टमिक क्या होता है, ये आपका प्राइमरी होता है, उसमें हम लोग कहते हैं कि आपके ये ऑर्गन पे वर्क करते हैं। सिस्टमिक इन्फेक्शन आपने पढ़ा था ना कि ऑर्गन में जाके इन्फेक्शन हो रहा है, उस तरीके से। अपॉर्चुनिस्टिक, इसमें क्या होता है, जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है डिजीज कॉज करने की, तब आते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। तो माइकोसिस आपके 5 टाइप्स के होते हैं। सुपरफिशियल में आपको ये माइकोसिस मिलते हैं। अब आपको पता है कि ये नाम कितने डिफिकल्ट हैं। अब हर किसी का नाम लर्न करना इसमें से बहुत डिफिकल्ट है, बट आप एक दो लर्न कर लीजिए। जैसे कि अब सुपरफिशियल में ये टीनिया निग्रा बहुत सिंपल सा है। ये वाइट पेड्रा और ब्लैक पेड्रा बहुत ईजी है, तो आप ये लर्न कर लीजिए। क्यूटेनियस में आप 2 लर्न कर लीजिए, एक आपका है डर्मेटोफाइटोसिस, एक आपका है कैंडिडिएसिस। सबक्यूटेनियस में आप एक लर्न कर लीजिए, वो है आपका माइसिटोमा। सिस्टेमिक में आप हिस्टोप्लाज्मोसिस लर्न कर लीजिए। ऑपर्चुनिस्टिक में आप सिस्टेमिक कैंडिडिएसिस लर्न कर लीजिए। मैंने इसलिए बताया कि ये कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा आपका 2 आता है माइकोसिस। आपके सिलेबस में मेंशन है सुपरफिशियल और डीप माइकोसिस। डीप माइकोसिस आपको, सुपरफिशियल तो समझ में आ गया होगा कि सुपरफिशियल पहला वाला है। डीप माइकोसिस आपका सिस्टमिक है, उसी को हम लोग कहते हैं। अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके सिलेबस में 1st एंड 4th मेंशन है। तो फर्स्ट में आप माइकोसिस याद कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको कभी भी आया तो आपको क्लियर रहे। तो आपके रहते हैं टीनिया निग्रा, वाइट पेड्रा, ब्लैक पेड्रा। सिस्टमिक में हिस्टोप्लाज्मोसिस। फिर आपके इसके पॉजिटिव फंगल एजेंट क्या होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस में 2 हैं, लेकिन आपको क्यूटेनियस को जो आप ये डर्मेटोफाइटोसिस और ये कैंडिडिएसिस पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से आप इसको वाले पॉइंट को भी ज़रूर कवर अप करिएगा। पॉजिटिव एजेंट की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी स्पीशीज़ का ही पॉजिटिव एजेंट होता है, राइट। अगर जैसे कि वाइट पेड्रा हुआ तो उसका आपको ये स्पीशीज़ मिलेगा, ब्लैक पेड्रा का आपको ये स्पीशीज़ मिलेगा, सेम एज आपको अलग अलग स्पीशीज़ मिलेंगी। अब जैसे कि कैंडिडिएसिस की आपको कैंडिडा अल्बलाइकन्स मिलती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस की हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम मिलती है, और आपको सिस्टमिक कैंडिडिएसिस की भी कैंडिडा अल्बलाइकन्स मिलती है। तो आपको ये चीज़ लर्न करेगा, इसमें कोई चीज़ ऐसे समझाने की नहीं है, लेकिन सिस्टमिक ही डीप माइकोसिस, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन को हम लोग माइकोसिस कहते हैं। कभी भी आपसे कहे कि आप कैसे लाइव डायग्नोसिस करोगे फंगल इन्फेक्शन का, तो उसके 2 मेथड आते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, एक होता है कल्चर। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या करोगे, आप टिश्यू की बायोप्सी करोगे और माइक्रोस्कोपी करोगे। कल्चर मीडियम में क्या होगा, उसकी ग्रोथ करोगे, फिर स्टडी करोगे। और इसमें आप सैंपल किसका कलेक्ट करते हो, स्किन का, हेयर का, नेल का। कभी कभी अगर एग्जाम में ज़्यादा नंबर में आए तो आप ये सारे पॉइंट्स को एड ऑन करेंगे। अब ये सारी चीज़ें, अब आप ग्रेजुएशन कोर्स करो, अब ये सारी
सारी चीज़ें अब बेसिक बेसिक पॉइंट आपकी बुक में मेंशन नहीं होंगे, आपके बुक में वो चीज़ मेंशन होगी जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो उसको ईज़ी बनाने का काम आपका है। अब आप उस चीज़ को लर्न करिए जो आपको इसमें से एग्ज़ाम टाइम पे लर्न रहे, पहली चीज़। और उसके बाद में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन को आप कैसे प्रैक्टिस है, कैसे प्रिवेंशन है, कैसे उसका लैब टेस्ट है, तो वो सब आप ऐड ऑन कर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जब एग्जामिनर टेस्ट मतलब सॉरी चेक करेगा कॉपी को, तो इसमें नंबर कटने के बाद में वो उसमें नंबर बढ़ जाएंगे आपके, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। नेक्स्ट आपका है सोर्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे फंगल इन्फेक्शन होता है? तो सबसे पहले तो है आपका रिसेंट एंटीबायोटिक कोर्स। आपने कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स मतलब कर रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कोई भी आपको डिजीज़ हुई थी, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आपका आता है पर्सनल हैबिट्स। पर्सनल हैबिट में आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे थे, आपको बहुत स्वेटिंग हो रहा था, जिसकी वजह से एक एनवायरनमेंट मिल गया फंगस को ग्रो होने का, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। वेदर, अगर वेदर की बात करें तो मोस्ट कॉमन वेदर आपका समर और मानसून है, जिसमें आपको फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है ऑक्यूपेशन। अगर आपका वर्क ऐसा है कि वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर फंगल स्पोर्ट्स का है, तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होंगे। फिर आपका है पेट्स। पेट्स में क्या है, कभी कभी क्या होता है, कोई भी आपका पेट है जैसे कि डॉग या कैट है, कॉमन तो हमारे इंडिया में डॉग और कैट आते हैं, उनमें अगर किसी और वजह से फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उनसे आपको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेनली कांटेक्ट से होता है। फिर आपका है मेडिकेशन। मेडिकेशन इसलिए अब आपने बहुत सारे, जैसे कि कैंसर होता है, कैंसर में कीमोथेरेपी लेते हैं, कीमोथेरेपी से क्या होता है, आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, तो उस मेडिसिन से भी तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। उस मेडिसिन से जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, तब आपको अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर आपका पॉइंट है 7th पॉइंट, सोर्सेस में इंडिविजुअल विद HIV इन्फेक्शन। जिस पर्सन को HIV इन्फेक्शन होता है, तो उसको ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाए, वो भी कौन सा, ओरल कैंडिडिएसिस। फिर आपका होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। जिन पेशेंट को DM है, मतलब कि डायबिटीज़ मेलाइटस है, उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके में अनकंट्रोल शुगर होती है बॉडी में, जिसमें हम लोगों की कोई भी डिजीज़ कंडीशन डेवलप हो जाती है ईजिली, और उसी कंडीशन में आपको मिलेगा फंगल इन्फेक्शन। ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, ऐसे पेशेंट जिनमें हमने कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी चीज़ हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे थे, और उस टाइम पे उनका इम्यूनोसप्रेस था, अब इम्यूनोसप्रेसिव था, उस टाइम पे ही ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट को कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाए। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से उनकी बॉडी में लो WBC काउंट होते हैं, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एक्सट्रीमीज ऑफ एज। अब ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें भी आपको सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके में वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम नहीं होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर। जिन पर्सन को कैंसर है, उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसमें होता है कि आपको कोई ऐसी कंडीशन जैसे कि क्रोहन डिजीज़ हो गया है, जिसमें कैंडिडा अल्बलाइकस डेवलप हो सकता है, या लीसेंस हो चुका है आपके गट में, इससे भी डेवलप हो जाता है आपको फंगल इन्फेक्शन। फिर आपका आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन आपका दो तरीके से होता है, डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, आप डायरेक्ट उस पर्सन के कांटेक्ट में या उस एनिमल के कांटेक्ट में आ गए जिसको फंगल इन्फेक्शन है। अब फॉर एग्जांपल आपको पेट के था और वो उस पेट से आपको हो गया, आपके घर में किसी को था उससे आपको हो गया, तो ये आपके हो गए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, उनके कंटामिनेटेड आर्टिकल्स को हमने छू लिया। फॉर एग्जाम्पल अब आपके घर में है, उनके यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हो, उनका सोप यूज़ कर रहे हो, उनका पाउडर यूज़ करो, उनके वो चीज़ यूज़ करो जो वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उनके आपने क्लोथ यूज़ कर लिए, तो ये आता है आपके इनडायरेक्ट में। ये क्या था, ट्रांसमिशन था। अब प्रिवेंशन, अब आपने डिजीज़ पढ़ी, अब आप उसको प्रिवेंट भी तो करोगे। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आपको हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन करने के साथ में आपको अवॉइड करनी है शेयरिंग, जिस मतलब आपको खुद का सामान यूज़ करना है, किसी और का सामान नहीं यूज़ करना है। आपको स्किन अब क्लीन और ड्राई रखनी है, क्योंकि अगर आप ड्राई नहीं रखोगे तो स्वेटिंग में सबसे ज़्यादा चांसेस
चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। फिर यूज़ करना आपको एंटी फंगल पाउडर वर्क करता है फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। तो आपका टॉपिक फंगाई कंप्लीट हो गया। इस फंगाई टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। यूनिट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में आपका लास्ट टॉपिक है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स आपके ऑर्गेनिज्म टेनी होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो इसका मतलब ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग। वो होते हैं आपके एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होकर वर्क करे तो वो एंडोपैरासाइट बाहर करे, एक्टोपैरासाइट। ऑब्लिगेट वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग करे, अगर उनका वर्क है तो वो लिविंग पे रहेंगे, नहीं वर्क है तो वो नॉन लिविंग पे रहेंगे। अगर वर्क है तो वो इनसाइड रहेंगे, अगर वर्क है तो वो आउटसाइड रहेंगे। वैसे आपके पैरासाइट्स के एग्जांपल्स आते हैं वर्म्स, लीचेस। पैरासाइट्स आपके बेसिकली 2 टाइप्स के आते हैं जब आप उनको इन्फेक्शन से कोरिलेट करते हो। एक आपके आते हैं पैथोजेंस, एक आते हैं आपके कॉमनस। पैथोजेंस आपका ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से पैथोस, इसका मतलब ही होता है डिजीज़। जेंस का मतलब होता है प्रोडक्शन डिजीज़ का। ये क्या होता है, एजेंट होता है जिससे डिजीज़ कॉज होती है, उनके पास एक एबिलिटी, उसी एबिलिटी को कहते हैं पैथोजेनिसिटी। अगर मैं बात करूँ पैथोजेंस से नाम से पता चला है ऐसे पैरासाइट जो आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉज करेंगे। कॉमनस ऐसे पैरासाइट जो बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे। अब आपको पता है डिजीज़ कॉज कंडीशन करने के भी इसमें 2 टाइप्स कर दिए पैथोजन के। एक है आपका प्राइमरी पैथोजन, एक आपका है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। प्राइमरी पैथोजन क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है डिजीज़ को हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब कि उनका इम्यूनिटी अच्छा था उसमें डिजीज़ कॉज कर दिया। अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, जिन पर्सन में जो इम्यूनिटी है वो वीक है उसमें ये डेवलप करता है। फिर हम बात करते हैं कॉमनस की, ये नॉर्मल फ्लोरा है, इसमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट और डिजीज़ कॉज नहीं होती है। फिर आपका आता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन आपका पैरासाइट इन्फेक्शन का 4 टाइप्स में होता है। पहला आपका है ब्लड बॉर्न, दूसरा आपका है वेक्टर बॉर्न, थर्ड आपका है फूड बॉर्न, फोर्थ आपका है वाटर रिलेटेड। तो ये आपके 4 तरीके से ट्रांसमिशन होता है। ब्लड बॉर्न मतलब कि किसी के ब्लड के थ्रू से आपको हो गया तो आपके हो गया ब्लड बॉर्न हुआ है। वेक्टर मतलब क्या, अभी हम लोगों ने पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करा ना, वेक्टर जैसे सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है ऑर्थोपॉड, उनसे आपको अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो आप पैरासाइट्स का तो आप ट्रांसमिट करा सकते हो। फूड बॉर्न कंटामिनेटेड फूड से हो सकता है, वाटर कंटामिनेटेड वाटर से हो सकता है। ये आपके 4 टाइप्स के ट्रांसमिशन है पैरासाइटिक डिजीजेस के। इनकी वजह से एक पर्सन में डिजीज़ कॉज हो सकती है। ट्रांसमिशन क्या हो रहा है डिजीज़ का, पैरासाइटिक का एक थ्रू एक मीडियम के, तो वो मीडियम आपका क्या ब्लड बॉर्न है, ब्लड के थ्रू से होगा। वेक्टर बॉर्न है मतलब कोई वेक्टर ऑर्थोपॉड की वजह से हो रहा है। फूड बॉर्न मतलब कि फूड की वजह से हो रहा है। वाटर रिलेटेड या वाटर बॉर्न जो वाटर से हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कंटामिनेटेड सबसे ज़्यादा आपका रहता है। वेक्टर में आपके ऑर्थोपॉड्स आ जाते हैं। जो आपका ब्लड बॉर्न है, ब्लड बॉर्न में आपको सबसे ज़्यादा फ्लूइड्स की वजह से होता है। अब आता है आपका कंट्रोल ऑफ पैरासाइट्स। अब आपने पढ़ा कि पैरासाइट्स क्या होता है, फिर आपने टाइप्स पढ़ा, फिर ट्रांसमिशन पढ़ा, फिर आपको ये भी तो बताना चाहिए कि कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे, तो उसको कैसे आप मैनेज करोगे। अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो वो कंडीशन आपके इकोसिस्टम को मैनेज नहीं करेगी, आपको वास्ट कर देगी, हजार्डियस कंडीशन डेवलप कर देगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करोगे आप पैरासाइट्स को। तो सबसे पहले तो आप स्प्रेड कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए वर्क करते हो। इसके 3 फैक्टर्स आपके सबसे पहले यूज ऑफ एंटीहेल्मिंथिक्स, ये सप्रेस करता है फीकल एग काउंट को। अगर फीकल एग काउंट को ये कंट्रोल कर रहा है जिसकी वजह से आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर से आप बच गए। फिर आपका आता है गुड पार्शल मैनेजमेंट, जिससे आप कह सकते हो कि आप वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से बच गए। फिर मॉनिटरिंग ऑफ पैरासाइट ट्रांसमिशन, जिससे आप कह सकते हो पूरे पैरासाइट ट्रांसमिशन के डिजीज से आप बच गए। तो ये थे आपके कंट्रोल ऑफ पैरासाइट्स। आपका टॉपिक पैरासाइट्स कंप्लीट हो गया। मेनली आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया, दैट इज पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपका बहुत ही बड़ा यूनिट है, साथ ही साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट यूनिट है, बट फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने डिस्कस करा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मुझे लग रहा था शायद इसके पार्ट 4, पार्ट 5 भी जाएंगे, बट नहीं, पार्ट 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर अप कर लिया है। आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।